गणपति मूरत हस्तमेघ मदबरखत पानी दंत दामानि घट घोर घोर दोर मंदाभाल बिंदुबानी रस सुरति पवित्र सबती घन जल जिया कैसे जानी गणपति। बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना, ये है संघर्ष की एक अनोखी मिसाल, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ध्रुपद गायकी को समर्पित कर दी। बेपनाह मेहनत, रियाज और संघर्ष से निखरी जिनकी शख्सियत, इनके लिए ये शेर कहना लाजमी हो जाता है कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते। शख्सियत में आज मुलाकात ध्रुपद गायकी की कहकशा के एक अनमोल सितारे अभिजीत सुखदाणी से। राग, आलाप, भाव, गायकी की प्राचीन शैली, जिसमें ईश भक्ति और विरासत का है सुंदर संगम। संघर्ष के साथ साधना की अनुपम मिसाल ध्रुपद गायक अभिजीत सुखदाणी। 7 जनवरी 1977 को ग्वालियर में श्रीमती कालिंदी सुखदाणी और श्री अरुण सुखदाणी के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। संगीत की इब्तिदाई तालीम दिलीप वसंत मोघे और श्रीमती साधना गोरे से ली। इसके साथ तानसेन संगीत महाविद्यालय से भी जुड़े। हालांकि शुरुआत ख्याल गायकी से हुई, लेकिन एक बार उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब को सुनने का मौका मिला और बस उसके बाद ध्रुपद गायकी से जो लौ लगाई वो आज तक बदस्तूर जारी है। बल प्रताप तेरो, बल प्रताप वायु जल आकाश, वायु जल आकाश वायु। भोपाल स्थित ध्रुपद केंद्र में गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिक्षा ली। ध्रुपद की लंबी साधना का ये समय बहुत मुश्किल भरा था। संघर्ष और जिंदगी की मुश्किलें हौसले को तोड़ने के लिए काफी थीं, लेकिन अभिजीत सुखदाणी ठहरे नहीं, थके नहीं, पूरी हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ते गए। कई संस्थाओं से जुड़े, ध्रुपद गायन की निशुल्क शिक्षा भी दी। अभिजीत सुखदाणी ने इस दरमियान मंच पर प्रस्तुतियों का सिलसिला भी जारी रखा। उनकी आवाज की गहराई और रियाज उनके संगीत के प्रति समर्पण की अद्भुत मिसाल है। गुरु शिष्य परंपरा के हिमायती अभिजीत सुखदाणी समय समय पर संगीत से जुड़ी हस्तियों को ग्वालियर ध्रुपद केंद्र में आमंत्रित करते हैं और शिष्यों को ध्रुपद में पारंपरिक बारीकियों से आशना करवाते रहते हैं। ग्वालियर में तोमर वंश के राजा मानसिंह की ध्रुपद परंपरा का पूरी श्रद्धा के साथ निर्वाह कर रही अभिजीत सुखदाणी को उनके अथक प्रयास और संगीत के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी, प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत अच्छा लग रहा है
और यकीनन आज बातचीत के दौरान आपसे ध्रुपद गायकी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आपके माता पिता के बारे में बताइए, जिस इलाके से आप आते हैं उस इलाके का जिक्र। जी, मैं बेसिकली महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ और मेरी माता श्रीमती कालिंदी सुखदाणे और पिता अरुण सुखदाणे, ये एक मतलब मध्यम परिवार से ही थे। और मेरे पापा टेलीफोन एक्सचेंज में जॉब करते थे। और हम लोग मतलब बचपन में, मेरा एक बड़ा भाई भी था और म्यूज़िक शुरू किया। बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था। बचपन में मम्मी चाहती थी कि मैं म्यूज़िक करूं। और मैं चाहता था कि मैं म्यूज़िक ना करूं। तो कभी मम्मी को मतलब बहलाने के लिए कभी 1 साल तबला सीखता था। अच्छा। कभी 1 साल गाना सीखता था। अच्छा। तो एक बार मम्मी ने तंग आके बोला कि भाई छोड़ दो, कि अब तुम्हें कुछ करना तो है नहीं। तो फिर छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए, मुझे इसी में कुछ करना है। फिर मैंने शुरू किया। तो श्री दिलीप वसंत मोगे जी हैं, उनसे मैंने शुरुआती अपनी तालीम शुरू की। उसके बाद क्या उम्र रही होगी तब? मेरी उम्र तब रही होगी, मैं समझता हूँ कि 15 साल के आसपास। तो आपने 15 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जिससे हम कहते हैं ना, वो क्या रहा? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक्चुअली मेरे भैया रहे। वो चाहते थे कि मैं गाऊं और मैं कुछ करूं। वो मुझे हमेशा पुशअप करते थे कि भाई तू गा और तू अच्छा कर सकता है इसमें, तू तेरे में मतलब शायद कुछ अच्छा हो जाए, तो तू कर उसको। तो उन्होंने आपको काफ़ी पुश किया। जी। किन खास गुणीजनों का जिक्र आज आप करना चाहेंगे शख्सियत में, जिन्होंने आपको बाकायदा संगीत की तालीम देनी शुरू की और आज तक के बदस्तूर जारी है? जी, मैं जिक्र करना चाहूँगा मेरे पहले गुरु श्री दिलीप वसंत मोगे साहब का। इसके बाद मैं तानसेन संगीत महाविद्यालय में 1 साल सीखा और मेरा सीखना जारी था तानसेन म्यूज़िक कॉलेज में और श्रीमती साधना गोरे जी के पास में। और लेकिन मैंने 1993 में उस्ताद साहब को सुना। उस्ताद ज़िया फरीउद्दीन डागर साहब को तानसेन सम्मान से नवाजा गया था उस साल। अच्छा। तो मैंने सुना। उस वक्त मुझे कुछ इतना ज़्यादा आता नहीं था म्यूज़िक में। और मैंने सुना, मुझे लगा ये क्या गायकी है। और श्रोता एकदम स्तब्ध थे, उनके मंत्रमुग्ध थे। तो मतलब सोच में पड़ गया मैं। और उसी दिन से मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं से सीखना है तो इन्हीं से सीखना है। मनाया कैसे उन्हें फिर आपने? एक शुरू में पोस्ट कार्ड उस समय आते थे। तो पोस्ट कार्ड लिखता था भोपाल ध्रुपद केंद्र के लिए, उस्ताद साहब आपसे सीखना चाहता हूँ, ये वो। उसके बाद फिर कितना लिखते थे ये तो बताइए मेरी ऑडियंस को। मैंने सुना आप बहुत जल्दी लिखते थे उन्हें लेटर। हाँ। महीने में करीब 20-25 लिख देता था। सोचता था किसी एक का जवाब देंगे वो। लेकिन फिर मैं भोपाल गया। मुझे जाके पता लगा कि भाई वहाँ निषाद कॉलोनी में ध्रुपद केंद्र है। तो वहाँ उनसे मिला। उन्होंने पहली बार तो मुझे बोला कि भाई तू नहीं सीख सकता। तो मैं वापस चला गया। फिर रास्ते में मुझे ध्यान आया कि वो मेरी परीक्षा ले रहे थे और मुझे वापस नहीं आ रहा था। तो मैं फिर वापस गया। मैंने कहा उस्ताद मैं यही करूँगा और मुझे इसी में ही करना है। वो बोले ठीक है, फिर अगले महीने आना, अगले महीने देखेंगे। कैसे थे वो? उनकी शख्सियत से जुड़ा कोई किस्सा सुनाइए। वो अपनी साधना में तल्लीन ही रहते थे। मतलब ऐसा लगता था, लोगों को रियाज करते थे हम लोग, तो ऐसा लगता था जैसे उस्ताद शायद सो गए। लेकिन जरा सा हमारा तानपुरा बंद हुआ नहीं कि उनकी आँख खुली नहीं। हाँ, और वो बोलते थे क्या है। तो लगता था कि नहीं यार, उस्ताद तो सुन रहे हैं। और वो हमेशा अपनी साधना में तल्लीन रहते थे। कैसा रियाज करना है, कैसा रियाज करवाना है, और किस विद्यार्थी को कितना बताना है और कितना उससे करवाना है, ये उनको बखूबी आता था। कुछ सुनाना चाहेंगे उनकी सिखाई हुई कोई बंदिश? हाँ जी, बिल्कुल। बाजे डमरू हर कर बाजे डमरू हर कर बाजे त्रिशूल धर कर भस्म अंग प्याल माला गले बिराजे डमरू हर कर बाजे। ब्यूटीफुल। आप ध्रुपद परंपरा को खुद कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? अगर आप मेरी ऑडियंस के सामने, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी परंपरा को? जी, ध्रुपद असल में एक अलौकिक गायकी है। और ये एक ऐसी लौ है जो एक बार लग जाती है तो मतलब
क्या कहने। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग ध्रुपद करते हैं वो शायद कुछ और करते हों। या ध्रुपद एक्चुअली ये आया है हमारे वेदों से, जिसमें ये साम वेदों से जितना संगीत है वो आया है। और ये प्राचीन स्वरूप में साम गान के रूप में जाना जाता था। साम गान से फिर प्रबंध गान हुआ, फिर ध्रुपद हुआ। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसे सन 14वीं सदी के लास्ट में और 15वीं सदी के पहले इसको संस्कृत से ब्रज भाषा में रूपांतरित किया। उन्होंने मानकोतुल ग्रंथ की रचना भी की और काफ़ी अनेकों उसमें ध्रुपद भी लिखे और उस काल के गायकों को संरक्षण भी दिया। जैसे बैजू जो है उनके यहाँ संरक्षित थे। इसके अलावा बाद में फिर तानसेन भी हुए अकबर के काल में। और ध्रुपद की 4 वाणियाँ हुई, इसमें गौहार, नौहार, खंडहार और डागर वाणी हुई। तो हम लोग डागर वाणी गाते हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि आपने जब सीखा जी तो फिर आपका पहला परफॉर्मेंस कब, कहाँ और कैसे होता है, याद है वो दिन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ? याद है। हमारे मैंने असल में गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। हाँ। तो गुरु शिष्य परंपरा में सब कुछ गुरु की अनुमति के बिना नहीं होता। अच्छा। यानी गुरु जब चाहते हैं तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं। बिना अनुमति के ना आप सिखा सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु तय करते हैं कि ये उस योग्य हुआ भी है कि नहीं। हाँ। तो जुलाई मेरे भैया थे जिनके इंस्पिरेशन की वजह से मैंने गाना सीखा और वो मुझे काफ़ी मदद करते थे। तो उनका देहांत हुआ, अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट आया। तो मैंने उस्ताद साहब से इजाज़त ली। मैंने कहा उस्ताद साहब मैं कुछ कर सकता हूँ? कि बोले नहीं कर सकते हो। तो मैंने पहला कॉन्सर्ट तानसेन कलाविथी का मैं एक तानसेन रसिक श्रृंखला करके हुआ करता था, उसमें ग्वालियर में गाया। उसके बाद फिर चलता रहा। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के संघर्ष को देखा है जी। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। आइए देखते हैं। एक कालखंड ऐसा आया जब ध्रुपद विधा धीरे धीरे ग्वालियर में विलुप्त हो रही थी और मुझे प्रसन्नता है कि 12 वर्ष पूर्व जब अभिजीत सुगताड़े का परिचय मुझसे हुआ, उन्होंने इस दिशा में रुचि दिखाई। मैंने मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा करके उनको मदद करने का प्रयास किया। ग्वालियर में ध्रुपद केंद्र की स्थापना की। ग्वालियर में महाराजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और अब संगीत की दृष्टि से जो ग्वालियर का वैभव है वो पुनः स्थापित होने लगा है। ध्रुपद केंद्र के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे संगीत में रुचि ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश भर में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ, प्रतिनिधि हूँ और इस ग्वालियर का नागरिक भी हूँ। इस कारण से निश्चित रूप से मेरे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं इस अवसर पर अभिजीत सुगताड़े जी को भी और राज्यसभा टीवी को भी इस शख्सियत कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ है कि अभिजीत एक हमारे उस्तादों का एक होनहार शागिर्द है। कठिन परिस्थितियों में से ये आदमी निकला है और फिर भी ये ऐसा अटल है और उसके विचार ऐसे फोकस्ड है कि ये ध्रुपद शैली में उसको कुछ करना है। कम से कम 2 बैच स्टूडेंट्स तैयार किए हैं और सिर्फ मात्र मतलब नाम के तैयार नहीं, अच्छे गाने वाले समझदार बच्चे तैयार किए। हम लोग बहुत खुश हैं इसके काम से और इसकी जो भी इसका जो भी प्रयास है संगीत के प्रति इससे, और आने वाले कल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। मेरी तरफ से अभिजीत को बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। ये सब बड़े हैं। हाँ। एक माननीय तोमर साहब हैं जो अभी मंत्री हैं जी। इसके अलावा एक बबलू दादा हैं, बहाउद्दीन डागर साहब जो मेरे गुरु तुल्य हैं जी। बहुत ही अच्छा लगा, इनसे मार्गदर्शन मिलता है और प्रेरणा मिलती है कुछ करने की। जैसे इन दोनों ने कहा कि संघर्ष आपने बहुत किया जी, तो कुछ संघर्ष के दिनों की यादें हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी ऑडियंस जाने कि संघर्ष के बाद जो फल मिलता है वो कितना मीठा होता है। मैं असल में सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी टेलीफोन एक्सचेंज में सर्विस करते थे, साथ में उनको एपिलेप्सी की बीमारी भी थी, मिर्गी जिसे कहते हैं। और तो बहुत परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन थी और मेरे भैया भी थे, उनका भी पढ़ाई, मेरी भी पढ़ाई। तो मुझे चूँकि संगीत में रुचि थी, ध्रुपद में करना था
और मुझे कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी। जैसा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी में जो ध्रुपद केंद्र था उसमें स्कॉलरशिप मिलती थी, तो मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी। तो मैं खुद के सोर्स से कुछ ना कुछ करके अपना सीखता था और कोशिश करता था आगे करूं, सीखूं। तो उस तरह से करते करते कभी कुछ जॉब भी मैंने किया, रूपा एंड कंपनी लिमिटेड में जॉब किया, कहीं किसी कंपनी में मार्केटिंग का जॉब किया, और जॉब करने के साथ साथ सीखा। पैसे भी नहीं होते थे, मैंने सुना। जी जी जी, बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। कभी कभी भोपाल में एक मेरे मित्र हैं कृष्ण शरण राजौरिया जी, वो उनका मंदिर है न्यू मार्केट पे, तो सोने की जगह नहीं होती थी तो वो जगह देते थे। इतनी मेहनत की। जी जी। फिर ध्रुपद केंद्र की शुरुआत कैसे हुई? जो आपने मेहनत की, वहाँ के लोगों ने भी आपका साथ दिया, वहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने भी आपका साथ दिया। शुरुआत कब हुई और किस तरह का पैमाना है वहाँ आने वाले बच्चों के लिए? जी, शुरुआत सन 2002 से हुई। तब उस्ताद साहब थे, मैंने उस्ताद साहब को कहा कि यहाँ ग्वालियर में कुछ वर्कशॉप वगैरह करते हैं। ये मेरे मन में तब आया जब मैंने सीखना शुरू किया उस्ताद साहब के पास। तो मुझे लगा कि भाई मैं इतना भोपाल जाके आना जाना करना सीखना ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था। तो मैंने सोचा अगर कुछ ग्वालियर में अवेलेबल होता तो शायद थोड़ा सा आसान होता। हालांकि आपको ऊंची तालीम लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होता। तो तब मेरे मन में आया, तो मैंने 2002 में उस्ताद साहब को कहा कि उस्ताद साहब कुछ वर्कशॉप वगैरह कर सकते हैं क्या? तो बोले हाँ कर सकते हैं। तो तब से मैंने थोड़ा सा अवेयरनेस वहाँ पर फैलानी शुरू की, लोगों के बीच गया, स्कूल्स में गया और वर्कशॉप्स की। तो फिर करते 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 2007 में माननीय तोमर साहब से मिला था, मैंने उनको बताया ध्रुपद के बारे में, तो वो उन्होंने मदद की मेरी की। और वहाँ क्या पैमाना है वहाँ आने वाले बच्चों के लिए? वहाँ आने वाले बच्चों के लिए कौन सी उम्र के बच्चे आपके यहाँ आमतौर पर एंट्री लेते हैं? हाँ, हमारे यहाँ 2 तरह की कक्षाएं हैं, एक सामान्य कक्षा, एक विशेष कक्षा। विशेष कक्षा में तो मध्य प्रदेश शासन ने जितनी सीट्स दी हैं, 10 सीट्स हैं, उसमें बाहर से मध्य प्रदेश से पूरे बच्चे हैं, वो वहाँ रहते हैं, गुरुकुल में ही रहते हैं। जो गुरुकुल है हमारा वो हस्सू अद्दू खां सभागार में स्थापित है। अच्छा। हाँ, हस्सू अद्दू खां साहब हुए ग्वालियर में, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ख्याल गायकी को बहुत आगे बढ़ाया। हाँ। तो उन्हीं के नाम से एक सभागार बना हुआ है, उसमें हमारा ध्रुपद केंद्र स्थापित है। तो उसमें आवास सह प्रशिक्षण की व्यवस्था है, तो बच्चे वहीं रहते हैं। और एक सामान्य कक्षा है जिसमें कि एक 3-4 साल के बच्चे से लेके तो एक 70 साल के मतलब वृद्ध तक मेरे विद्यार्थी हैं वहाँ पर, और उनकी संख्या बहुत है। तो कुछ ऐसी बंदिश मेरी ऑडियंस के लिए आप अगर सुनाना चाहें, जो आप अपने बच्चों को भी अक्सर सिखाते हैं। मैं राग मुल्तानी में एक बंदिश सुना रहा हूँ। अच्छा। बंसी धर पीना कदर गेरे धर गंगा मुकुट दर जटा दर हो श्री हरि हर बंसी दर पीना कदर बंसी। आपके कुछ और अपने हैं अभिजीत जी जिन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। अभिजीत सुखदाने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्वालियर में, और काफ़ी नए जनरेशन को सिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं। मेरी आशा है कि आने वाले वर्षों में ये खुद भी अपनी गायकी को भी बहुत पूरे भारत में फैलाएं और इनके स्टूडेंट भी आगे बढ़ें। मेरी बस शुभकामना है कि बहुत अच्छा काम करें। अभिजीत जी ने यहाँ ध्रुपद का वृक्ष तैयार किया है, जो पौध तैयार की है। चाहने वाले काफ़ी बच्चे और काफ़ी संगीत रसिक सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस महान विधा को
आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य यहाँ पर अभिजीत सुखदानी जी कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। उनको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये महान विधा जो अनंत काल से चली आ रही है, इसको वो आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहें, इसी तरीके से अपनी विद्या को वो विद्यार्थियों को देते रहें। मुझे याद है जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, अपने परिवार में कितनी विपरीत परिस्थितियां थी। घर में 2 बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बाबा का, भैया का, और फिर बाद में आई की बीमारी। उन सब चीज़ों को साथ लेते हुए आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने विषय पे भी उतना ही ध्यान लगाकर काम किया और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप चल ही रहे हैं, आगे अग्रसर हैं अपने लक्ष्य को पाने में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं, हमारी बेटी, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, हमेशा साथ है। आप अपने विषय पे काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, अपने ग्वालियर शहर का, मध्य प्रदेश का और भारत का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, 2 तो मेरे जो हैं मतलब जिनसे प्रेरणा मिलती है, सीखने की गुरु तुल्य हैं, जैसे पंडित दालचंद शर्मा जी, उस्ताद वासिफुद्दीन साहब, और ये श्रीमती जी हैं। परिवार का सपोर्ट भी मिला आपको जी, माशाल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा हम सफ़र अगर इतना समझदार हो जी, तो फिर रास्ता जी, थोड़ा सहल तो हो ही जाता बिल्कुल, है। बहुत सहज हो जाता है। अभिजीत जी, वैसे तो आपके घराने की एक से बढ़कर एक बंदिश है, लेकिन एक बंदिश मुझे याद आ रही है, राग अडाना में है, और आप बहुत शौक से गाते भी हैं, और आपके घराने की वो ख़ास बंदिश भी मानी जाती है, तो थोड़ा सा मेरी ऑडियंस के लिए। जी। शिव 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 शंकर आदिदेव, शंकर आदिदेव, शंभु भोलानाथ, शंभु भोलानाथ, योगी महादेव, योगी महादेव, शिव 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 महाबली, शिव महाबली, शिव आदि अंत, शिव आदि अंत, शिव पूरन सकल काज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो चलते चलते अभिजीत जी, आपके ख्वाब जो आप देखते हैं, आंखों में आज भी पलते हैं, उन ख्वाबों का अगर आप जिक्र करना चाहें। जी, मैं चाहता हूँ कि जो ध्रुपद है वो बहुत लोगों तक जाए, और यूँ अभी बहुत है पहले की अपेक्षा, और भी लोगों तक जाए और लोग करें उसे, और उसको यानी कि एक नई ऊंचाई मिले। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं समझते ध्रुपद के बारे में, वो भी समझे, बच्चा उसको जाने। तो आपकी पसंद का एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो, मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अपनी ऑडियंस के लिए प्ले कर सकूं। कौन सा गीत आपको बहुत पसंद है? जी, मुझे मासूम पिक्चर का एक गाना पसंद है। अच्छा जी, वो है दो नैना एक कहानी हो, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी।
कुछ जुबानी, ओ थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, ओ एक कहानी। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाए अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद समीना जी। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।